हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च, जो कि बीकॉम 6 सेमेस्टर का सिलेबस का पार्ट है। तो जिसमें आज हम नया चैप्टर कर रहे हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, जब हम गेम थ्योरी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एलपीपी प्रॉब्लम्स करते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें अलॉगरिथम को यूज करना पड़ता है। बट जो है बिजनेस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो फिर क्या करें? उस केस में हम सिमुलेशन जो है यूज कर सकते हैं। तो सिमुलेशन जो है, इट इज एन अटेम्प्ट टू डुप्लीकेट द फीचर्स एंड अपीयरेंस ऑफ अ रियल सिस्टम। इसमें जो प्रॉब्लम है उसको हम उसकी फीचर्स और अपीयरेंस को डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करके उसका मैथमेटिकली सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में मदद करता है। ठीक है, तो सिमुलेशन इज प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग का मॉडल ऑफ रियल सिस्टम एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ना सिर्फ उसको हमने डिजाइन करना है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं, सो दैट हम जो उसका प्रॉब्लम का बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड कर सके और जो बिजनेस ऑपरेशन सिस्टम है उसको चला सके। हाँ जी, अगर हम बात करें स्टेप्स की, तो सबसे पहले हमने किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। देन हमने उसके रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने हैं। फिर हमने मैथमेटिकल मॉडल तैयार करना है। उस मॉडल को हमने टेस्ट करना है, कंपेयर करना है। देन हमने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना है। ठीक है, देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ भी हम उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, मॉडल को चला सकते हैं। देन जो रिजल्ट्स है उनको एनालाइज करें। अब सिमुलेशन का फायदा क्या है? सिमुलेशन का मेन फायदा यही है कि जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है ना, उनको भी सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, देन ये हमें अलाउज द एनालिस्ट टू वर्क ऑन मॉडल रेदर देन इंटरफेयरिंग विद रियल लाइफ सिस्टम। ठीक है, ये मॉडल पे काम करता है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट शो करता है, और ये फ्लेक्सिबल मेथड है। ठीक है जी। अब जो पर्सन है, अ मॉडल डेवलप्ड वंस कैन बी रीयूज टू एनालिसिस द वेरियस सिचुएशंस। तो वो जो मॉडल है उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, और ये फ्लेक्सिबल मॉडल है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। ठीक है, तो कई प्रॉब्लम्स का ये सल्यूशन भी है। अब इसका नुकसान क्या है? एक्सपेंसिव है। ठीक है, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को बार बार करेंगे तो हो सकता है उससे अलग अलग सॉल्यूशंस आए। ठीक है, और ये कभी भी हमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं देता है। ठीक है, तो अगर हम बाकी मेथड्स की बात करें तो उसके कंपैरेटिव ये इनएफिशिएंट है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है, बट हो सकता है कि प्रॉब्लम और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है जी। हाँ जी, हमें फर्स्ट एग्जांपल दी है। फर्स्ट एग्जांपल में उन्होंने बताया ओवर 100 डेज पीरियड डिमांड पर डे ऑफ एन आइटम। ठीक है, हमें ओवर 100 डेज दी है, डिमांड दी हुई है। तो हमने सिर्फ क्या करना है, सिमुलेट 10 डेज सीक्वेंस ऑफ डिमांड वैल्यूज। ठीक है, हाँ जी, हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है जी, तो 100 डेज की हमें डिमांड दी हुई है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिमांड की। तो 10/100 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 10/100, 20/100, 30/100। ज्यादातर क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी दी होती है, नहीं दी है तो हम इस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये आ गई 0.10, 0.10, 0.20, 0.30, 0.16, 0.14। ठीक है जी।
देन इसकी हमने कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 10.20, 20.40, 0.70, 0.86, ठीक है जी, 1.00। अब इस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हमने नंबर्स लेने हैं, रैंडम नंबर्स। जैसे ये हमें 0.10 तक दिया ना, तो इस कैटेगरी में 9 तक नंबर्स आएंगे। 10 से लेके 19 तक, ये 20 दिया ना तो 19, ठीक है। 20 से लेके 39 तक यहाँ आएंगे। 40 से लेके 69 तक यहाँ आएंगे। 70 से लेके 85 तक यहाँ आएंगे। 86 से लेके 99 तक लेने हैं नंबर्स, 100 नहीं लेना। सिर्फ 2 डिजिट हमने रैंडम नंबर्स सेलेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने सिर्फ रैंडम नंबर्स फाइंड करने सीखे, ठीक है जी। हाँ जी, सेकेंड एग्जाम्पल आ शॉपकीपर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस इंडिकेट द डिमांड ऑन डिफरेंट वीकडेज शोन एज बिलो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये हमें उसकी डिमांड बताई गई है और ये 100 डिमांड की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 90 की इतनी है, 85 की इतनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रैंडम नंबर्स हमें दिए गए 22, 95, 86, 94, 97। तो इन इसको यूज करते हुए वी हैव टू सिमुलेट द डिमांड फॉर 5 डेज। हाँ जी, हमें ये दी हुई है डिमांड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की, और ये हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी ये 1, ठीक है जी। कॉमुलेटिव एट द एंड इट शुड बी 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है। अब अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, तो ये 20, 40, 50, 80 इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। तो ये आ गया हमारा नंबर 0 to 19, 20 to 39, ठीक है जी, 40 to 49, 50 to 79, 80 to 99, ठीक है जी। अब हमें जो उसने कहा था कि यू आर टू फाइंड द डिमांड फॉर रैंडम नंबर्स 22, 95, 86, 94, 97। तो ये कैसे फाइंड करें हम लोग डिमांड? तो इसके लिए हमारे पास है यही जो हमने नंबर असाइन किए हैं ना, जैसे 22 लाइज बिटवीन दिस 20 to 39। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी आ रही है, दैट इज 90। इसी तरह 95 लाइज बिटवीन इट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी आ रही है, दैट इज 94। 86 के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी आ रही है, 94। 94 के कॉरस्पॉन्डिंग अगेन इट इज 94। 97 अगेन इट इज 94, ठीक है जी। तो हमने ये देखना है, अगर 57 होता तो 86, 47 होता 85, समझ के। तो हमने ये देखना है, ठीक। तो ये आ गई हमारी टोटल डिमांड फॉर 5 डेज, इट इज 466। अगर हम बात करें एवरेज डिमांड की, तो एवरेज डिमांड इनकी आएगी 466 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 93.2, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल है, अ बेकरी कीप्स अ स्टॉक ऑफ पॉपुलर ब्रांड केक। डेली पास्ट रिकॉर्ड शो डिमांड ऑफ द केक इज एज फॉलोज, ठीक है। तो इसकी हमें डिमांड दी है, प्रोबेबिलिटी दी है, तो हमें फिर रैंडम नंबर्स दिए। यूजिंग द सीक्वेंस सिमुलेट द डिमांड नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है जी। फाइंड आउट द स्टॉक सिचुएशन इफ ओनर डिसाइड टू मेक 35 केक्स डेली। तो हमने देखना है कि हमारे पास स्टॉक कितना बचेगा। द डेली एवरेज डिमांड फॉर द केक ऑन द बेसिस ऑफ सिमुलेटेड डाटा। हाँ जी,
मैंने डिमांड ले ली है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ली है, तो प्रोबेबिलिटी को हमने क्या करना होता है, यस कॉमुलेट करना है। तो कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ गई दिस प्लस दिस 0.36, 0.86, 0.98, ये आ गई 1। अब हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। पहले में तो 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 0.01 है। देन 1 से लेके 15 तक आएगा, देन 16 to 35 आएगा, देन 36 to 85 आएगा, देन 86 to 97, देन 98 to 99, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने रैंडम नंबर्स फाइंड कर। हाँ जी, रैंडम नंबर्स हमें दिए जैसे 48, 78 जो कि क्वेश्चन में दिए मैंने वो यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब 48 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। 78 कहाँ लाई कर रहा है, अगेन 35 पे लाई कर रहा है। 09 कहाँ पे लाई कर रहा है, 15 पे लाई कर रहा है, ठीक है। 51 कहाँ पे लाई कर रहा है, 35, ठीक है जी। 56 भी 35, 77 भी 35, 15, ठीक है। 15 कहाँ पे लाई कर है, 15 पे कर, 14 भी 15 पे, 68, 35, 9 कहाँ पे लाई कर रहा है, 15 पे कर रहा है, ठीक है जी। अब अगला स्टेप कहता है कि प्रोडक्शन जो है उन्होंने कहा है कि 35 पर डे होगी। अगर प्रोडक्शन 35 होगी तो पहले दिन डिमांड, प्रोडक्शन भी 35 है, डिमांड 35 है, सो देयर विल बी नो स्टॉक। प्रोडक्शन 35 है, डिमांड 35 है, देयर विल बी नो स्टॉक। प्रोडक्शन 35 है, डिमांड 15 है, सो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ 20। प्रोडक्शन 35 है, डिमांड 35 है, अब जो स्टॉक चल रहा है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो 20 का स्टॉक पड़ा है हमारे पास। देन प्रोडक्शन 35 है, डिमांड 35 है, पुराना स्टॉक पड़ा है। प्रोडक्शन 35 है, डिमांड 35 है, स्टॉक 20 का। प्रोडक्शन 35 है, डिमांड 15 है, तो 20 स्टॉक बढ़ गया, पहले 20 था, अब कितना हो गया, 40। प्रोडक्शन 35 है, डिमांड 15 है, तो स्टॉक 20 और बढ़ के 60 हो गया। प्रोडक्शन 35 है, डिमांड 35 है, देयर विल बी सेम स्टॉक 60। प्रोडक्शन 35 है, डिमांड 15 है, तो स्टॉक कितना हो गया, 80। तो इस तरह से उसने कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल भी दे दो, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक उसको बता दिया कि क्लोजिंग स्टॉक उसका इतना हो सकता है। और क्वेश्चन में उसने पूछा है कि एवरेज डिमांड बता दो, तो हम उसको एवरेज डिमांड बता देते हैं। ये एवरेज डिमांड होगी हमारी 270 डिवाइडेड बाय 10, इट इज इक्वल टू 27। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्को होंडा लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स अराउंड 150 स्कूटर्स। The daily production varies from 146 to 154 depend upon availability of raw material and other working conditions, ठीक है। 146 to 154, तो probability of production is given. The finished scooters are transported in a special arranged lorry accommodating 150 scooters at a time, ठीक है जी। तो using the random numbers stimulate the process to find out what is average number of scooters waiting in the factory, ठीक है। तो average number of scooters waiting in the factory and what is average number of empty space on the lorry। हाँ जी, on the basis of the question हमने ये प्रोडक्शन पर डे और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो क्वेश्चन में दी हुई है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसकी कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। तो कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इनको ऐड करके हमने फाइंड करनी है। तो ये आ गई 50, 60, 80, 92 एंड देन 1.00।
ठीक है। अगर हम नंबर की बात करें तो इसमें आ रहा है 0.04 मतलब 03 तक, ये आ रहा है 4 to 12, ये आ रहा है 13 to 24, ये आ रहा है 25 to 38, ये आ रहा है 39 to 49, ये आ रहा है 50 to 59, ये आ रहा है 60 to 79 और देन आ रहा है 80 to 91 और ये आ रहा है हमारा 92 to 99। क्लियर है। अगला स्टेप है हमारा कि हमें ये रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। रैंडम नंबर्स पे हमने ये प्रोडक्शन पर डे फाइंड करनी है। तो 80 जो है कहाँ पे लाई कर है, 80 लाई कर है हमारा 153 पे, 81 153, 76 152, 75 152, 64 152, 43 150, 18 ठीक है 148, 26 149, 10 147, 12 147, 65 152, 68 152, 69 152, then 61 152, 57 151। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आ गया, देखो इतनी प्रोडक्शन हो रही है, लॉरी की कैपेसिटी है 150 की, इट मीन्स कि नंबर ऑफ स्कूटर वेटिंग 3 आएंगे। 153 की प्रोडक्शन है, 150 अगर ट्रांसपोर्ट होंगे 3 की वेटिंग आएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 की वेटिंग आएगी, वेटिंग 2 की आएगी, यहाँ कोई वेटिंग नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें एम्प्टी होगा स्पेस, यहाँ एक स्कूटर का स्पेस एम्प्टी होगा क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रही है। यहाँ 3 का एम्प्टी होगा और अगेन 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा, 2 होगा, 2 देन 1। तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल ये 21 आ रहा है और इसका टोटल आ रहा है 9, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है, एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर वेटिंग। हाँ जी, एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर वेटिंग आ जाएगा हमारा, टोटल वेटिंग आ गई 21, नंबर ऑफ डेज 15, तो एवरेज आ गया 1.4 पर डे। और अगर हम एम्प्टी की बात करें तो एम्प्टी आएगा हमारा 9/15, इट इज 0.6 पर डे, ठीक है जी। हाँ जी, जो पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया वो भी एग्जाम्स में आया हुआ है लास्ट ईयर 22 में, और ये वाला क्वेश्चन उससे पहले आया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है, सिमुलेशन भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू करके जरूर जाना है, ठीक है जी। अक्रेंस ऑफ द रेन इन अ सिटी ऑन अ डे डिपेंड अपॉन वेदर और नॉट इट रेन्ड ऑन द प्रीवियस डे। इफ इट रेन्ड ऑन द प्रीवियस डे द रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। इफ इट डिड नॉट रेन during the previous day, rain distribution is given below. Simulate the city's weather for 10 days. Determine the simulation without rain as well as total rainfall during the period. ठीक है, तो हमें रैंडम नंबर्स दिए हैं, उसके बेसिस पे हमने फाइंड करना है कि इन 10 डेज में वेदर इट इज रेन्ड और नॉट। अज्यूम दैट द फर्स्ट डे, अब इसने हमें कह दिया है कि जो फर्स्ट डे इट हैज रेन्ड द डे बिफोर, तो हमें 2 तरह की प्रोबेबिलिटी दी है कि प्रीवियस डे में रेन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है जी। हाँ जी, हमने 2 टेबल्स तैयार किए हैं, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रोबेबिलिटी ले ली, यहाँ पे मैंने कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी पहले कैलकुलेट कर ली, क्योंकि अब तो आपको क्या कॉमुलेटिव पता चल ही गया कि कॉमुलेटिव किस तरह से करनी है और किस तरह से हमने रैंडम नंबर्स असाइन करने हैं, ठीक है जी। 80 to 89 आ गया, 90 to 94 आ गया, 95 to 98 है और 99 to 99 ही आएगा क्योंकि हमने 100 नहीं लेके जाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिर्फ 99 ही आएगा।
देन हमारे पास है इफ इट डज नॉट रेन 0 to 69 है, 70 to 89 है, 90 to 96 है, 97 to 99 है। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन में हमारे पास है, हाँ जी, उसने कहा है कि अज्यूम फर्स्ट डे ऑफ द सिमुलेशन इट रेन्ड डे बिफोर। ठीक है, अब हमने जो टेबल लेना है ना वो वाला लेना है जिसमें रेन ऑन प्रीवियस ईयर है, समझ के। तो हमारे पास जो डाटा दिया है वो हमारे पास रैंडम नंबर दिया है 48। हमने इस टेबल में से 48 देखना है। ठीक है, तो 48 ये कहता है कि जो फर्स्ट डे है देयर इज नो रेन, पहला। ठीक है, ध्यान से देखना, नो रेन। तो हमने कौन सा टेबल फॉलो किया है? टेबल ए, यू कैन से। ठीक है जी, अब इसके बाद क्योंकि अब फर्स्ट डे को नो रेन है तो इट मीन्स कि जब हमने सेकंड नंबर लेना है तो हमने सेकंड टेबल फॉलो करना है जहां पे लिखा है नो रेन ऑन द प्रीवियस डे। ठीक है, अब इस टेबल में 42 जहां पे आएगा अगेन देयर इज नो रेन की प्रोबेबिलिटी है, समझ के। तो अब हमने टेबल सेकंड फॉलो किया। अब नो रेन आ गया, अगेन हम ये टेबल फॉलो करेंगे। 29 फिर कह रही है देयर विल बी नो रेन, नो रेन आएगा, अगेन हम ये टेबल फॉलो करेंगे। 65 अगेन नो रेन, समझ के। नो रेन आ गया, टेबल बी फॉलो किया। फिर आ गया 78 क्योंकि प्रीवियस नो रेन है ना तो ये टेबल आएगा। अब 78 यहाँ लाई कर रहा है तो ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो है रेन हुई है। अब 5th डे में रेन हुई है तो 6th डे का जो हमने रैंडम नंबर सेलेक्ट करना है ना, तो 6th डे का रैंडम नंबर हम लोग फर्स्ट टेबल से लेंगे क्योंकि 5th डे में रेन हुई है। तो ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर रेन हुई है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ गया। पॉइंट क्लियर है। तो अब इसके बाद आ गया 73। अब क्योंकि प्रीवियस ईयर में रेन हुई है तो यहाँ से हम लोग 73 फाइंड करेंगे, तो यहाँ फिर 1 सेंटीमीटर की रेन है। पॉइंट समझ के, 1 सेंटीमीटर की रेन है। तो ये जो टेबल मैंने फॉलो किया है, 1 मिनट, हाँ जी, यहाँ भी मैंने ए फॉलो किया और अब भी मैंने ए ही फॉलो किया। ठीक है जी, क्योंकि प्रीवियस डे में रेन थी। अब हमारे पास आ गया अगला पॉइंट, क्योंकि यहाँ 7th डे में हमने रेन हुई है तो 8th डे के लिए हम फिर फर्स्ट टेबल फॉलो करेंगे। नंबर है 5 नंबर क्या कह रहा है? देयर इज नो रेन, नो रेन है। और हमने कौन सा टेबल देखा है? टेबल ए। अब इसके बाद क्योंकि ये नो रेन आ गया, अब हम सेकंड टेबल फॉलो करेंगे। सेकंड टेबल में 19 कह रहा है नो रेन, नो रेन कह रहा है तो यहाँ पे नो रेन आ जाएगी। और टेबल कौन सा फॉलो किया हमने? बी, क्योंकि नो रेन आ गई। अगेन हम लोग सेकंड टेबल फॉलो करेंगे। 88 के लिए क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर रेन। हाँ जी, टोटल जो रेन हुई है, टोटल रेन है इट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कितने दिन हुई है? 4 डेज हुई है। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, 15 मार्क्स का अगर पेपर में आ गया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। कंपनी मैन्युफैक्चर 30 आइटम्स पर डे, सेल डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। ठीक है, द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी 40 है, सेल प्राइस 50 है। अगर बाय चांस कोई अनसोल्ड प्रोडक्ट है दैट इज सोल्ड एट अ लॉस 15, देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 5 इफ द डिमांड, इट मीन्स कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो पेनल्टी आएगी, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो 15 रुपए की लॉस आएगी। यूजिंग दिस रैंडम नंबर्स वी आर टू एस्टिमेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर नेक्स्ट 10 डेज। ठीक है, अब कंपनी ने प्रोडक्शन कितनी करनी है? 30 आइटम्स पर डे करनी है।
ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टू द कंपनी। हाँ जी, जो क्वेश्चन में डाटा दिया है उसके बेसिस पे, ठीक है, मैंने उसी तरह से प्रोबेबिलिटी का कॉमुलेटिव पार्ट कर लिया। अब तो ये आपको आ ही गया, इतने क्वेश्चंस करने के बाद पता चल गया कि हमने किस तरह से रैंडम नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो क्वेश्चन में हमें जो रैंडम नंबर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं 10, 19, 65, ठीक है जी। तो इसके बेसिस पे हमने क्या करना है, डिमांड फाइंड करनी है, ठीक है। तो 10 की जो डिमांड आएगी दैट इज 28, 99 की जो डिमांड आएगी 32, ठीक है, 65 की डिमांड आएगी 30, 99 की 32, 95 32, 1 की डिमांड 27, 79 30, 79 30, 11 it is equal to 28, 16 28, 20 28। तो इस तरह से हमने टेबल को देखते हुए ये वैल्यूज फाइंड की हैं। अब देखो, अगर हमने सेल करनी है, ठीक है, हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो होगी 30 की, प्रोडक्शन होगी 30 की। अगर हमारी डिमांड 28 की है, अब 28 जो यूनिट्स है हमने किया था कि उसकी जो कॉस्ट है 40 रुपीज़ और सेल प्राइस है 50 रुपीज़, तो पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है 10 का। तो जब हमने 28 डिमांड की है तो 28 पे प्रॉफिट हो रहा है 280 का। अब 2 यूनिट्स ऐसी हैं जो कि एक्सेस में बन की प्रोडक्शन होगी। अब उन 2 यूनिट्स पे हमें क्या होगी, 15 रुपए के हिसाब से लॉस होगी। प्रॉफिट हो गया 280 का, लॉस होगी 30 की, नेट प्रॉफिट जो आया 250। समझ के, अब हमने 32 की डिमांड की है बट प्रोडक्शन तो कितने की है, 30 की है ना, ठीक है जी। तो 300 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 2 यूनिट्स जो हम डिमांड पूरी नहीं कर पाए उस पे जो पेनल्टी है वो 5 रुपए पर यूनिट है, तो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 290 का। अगर 30 की डिमांड है, 30 की प्रोडक्शन है, देयर इज नो लॉस नो पेनल्टी, तो प्रॉफिट आ गया 300 का। 32 है तो ये सेम आएगा, 300 का प्रॉफिट आएगा, 10 की लॉस आएगी, 290 आएगा। 32 है, 300 का प्रॉफिट है, 10 की लॉस है, 290 आ गया। 27 है, 27 पे प्रॉफिट आ गया 270। अब जो 3 यूनिट्स हैं 15 रुपए के हिसाब से 45 आ गया, और यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आया, दोनों का डिफरेंस 225। 30 यूनिट्स है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 300। 28 यूनिट्स है तो ये आएगा 28 इंटू 10 280, और देयर इज अ लॉस ऑफ 30, नेट प्रॉफिट 250, 280 30 250 280 30 250। तो इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर पेपर में आता है जरूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। अगर वो कह रहा है कि 29 हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेनल्टी लगेगी वो 1 की लगेगी, ठीक है जी। तो इस तरह का क्वेश्चन करना ही करना है। हाँ जी, मैं एक वीडियो में थोड़े से क्वेश्चन डालना चाहती थी, बट जैसे ही मैं क्वेश्चन कर रही हूँ मुझे लग रहा है ये भी करवाना चाहिए, ये भी करवाना चाहिए, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, बट क्वेश्चन सारे ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने सिमुलेशन में करके जाने हैं। तो रिचर्ड जो है वो डेंटिस्ट है, ठीक है, वो उसने मतलब कि जो पेशेंट्स को टाइम दे रखा है 30 मिनट्स का दे रखा है, ठीक है। सम ऑफ द पेशेंट वो 30 मिनट से ज़्यादा उनको टाइम लग रहा है, कुछ है जिनको 30 मिनट से कम भी टाइम लग रहा है। तो हमने ये समरी दी हुई है, टाइम रिक्वायर्ड दिया है कि फिलिंग को इतना टाइम लगता है, क्राउनिंग को इतना लगता है, क्लीनिंग को इतना, एक्सट्रैक्शन का इतना, चेकअप का इतना, और ये हमें प्रोबेबिलिटी दी है।
डेंटिस्ट जो क्लिनिक है वो 4 आवर्स के लिए है। तो एवरेज वेटिंग आवर्स आपने कैलकुलेट करना है और आइडलनेस ऑफ द डॉक्टर देखनी है। अज्यूम ऑल पेशेंट शो अप द एग्जैक्टली देयर शेड्यूल टाइम। ठीक है, 9 बजे उनको बुलाया तो पहला पेशेंट 9 बजे, दूसरा 9:30, तीसरा 10 बजे। तो इस तरह वो आधे आधे घंटे के डिफरेंस पे आ रहे हैं। ये हमें उन्होंने रैंडम नंबर्स दिए हैं। सबसे पहले तो मुझे ये दिया हुआ है फिलिंग क्राउन क्लीनिंग का प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो उस प्रोबेबिलिटी की हमने कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की और ये रैंडम नंबर, ये तो अब आपको क्लियर है 101%। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है कि हमने वो जो कैटेगरी फाइंड करनी है। देखो उसने कहा है ना कि आधे आधे घंटे का टाइम दिया सारे पेशेंट्स को, तो उनका अराइवल टाइम ये होगा और ये हमें क्वेश्चन में रैंडम नंबर्स दिए, इनके बेसिस पे हमने ये फाइंड करना है कि ये जो 50 नंबर आ रहा है ये फर्स्ट पेशेंट क्या करवाएगा, क्राउन करवाएगा। 72 वाला क्लीनिंग करवाएगा। ठीक है जी, 21 वाला फिलिंग करवाएगा। ठीक है, और 44 वाला फिलिंग करवाएगा। ठीक है जी, और 15 वाला भी फिलिंग ही करवाएगा। ठीक है, 86 वाला एक्सट्रैक्शन करवाएगा। ठीक है, और 11 वाला फिलिंग करवाएगा और 90 वाला भी फिलिंग ही चेकअप करवाएगा। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे कौन कितना टाइम लेगा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो क्राउन है उसको 60 मिनट्स लगेंगे, जो क्लीनिंग है उसको 25 मिनट्स लगेंगे, जो फिलिंग है उसको 40 मिनट्स लगेंगे। पॉइंट क्लियर? चलें आगे। अब इस टेबल के बेस पे हमने अगला टेबल फाइंड करना है कि कितना उसका। देखो जो फर्स्ट पेशेंट आया वो 9 बजे आया। ठीक है, अब उसने करवानी है क्राउन। ठीक है, क्राउन करवाने को उसको लगेंगे 60 मिनट्स। पॉइंट समझ गए? ठीक है, अब उसको 60 मिनट्स में अगर उसकी सर्विस 9 बजे स्टार्ट हो रही है तो 60 मिनट्स का मतलब है कि 10 बजे उसकी जो है सर्विस कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इसका तो कोई वेटिंग टाइम नहीं है। अब अगला पेशेंट जो 9:30 आया है, क्योंकि फर्स्ट पेशेंट की सर्विसेज 10 बजे खत्म हो रही हैं। ठीक है, तो 9:30 से 10 बजे तक वो क्या करेगा, 30 मिनट्स वेट करेगा। ठीक है, 10 बजे उसकी सर्विस स्टार्ट होगी, कब कंप्लीट होगी, 10:25 पे खत्म होगी। ठीक है, 10 ये जो थर्ड पेशेंट है 10 बजे आया, इसकी सर्विस स्टार्ट होगी 10:25 पे। ठीक है, ही विल हैव टू वेट फॉर 25 मिनट्स। ठीक है, अब ये जो सर्विस है 40 मिनट चलेगी। 40 मिनट्स का मतलब है 11:05 पे इसकी सर्विसेज खत्म होंगी। ठीक है, 11:05 पे अगला जो पेशेंट है उसकी सर्विसेज स्टार्ट होंगी। तो ये कितनी देर वेट करेगा, ये 35 मिनट्स वेट करेगा। ठीक है, वेट करने के बाद इसकी सर्विसेज 11:45 पे फिनिश होंगी। ठीक है, 11:45। अब जो नेक्स्ट पेशेंट है जो 11 बजे आया है उसे कितनी वेट करनी होगी, उसे 45 मिनट्स की वेट करनी होगी। ठीक है, तो इसकी जो सर्विसेज हैं 40 मिनट्स की हैं, ये कंप्लीट होंगी 12:25 पे। ठीक है जी, 15 मिनट्स ये हो गए, 25 ये हो गए, 40 मिनट्स हो गए। अब 12:25 पे इसकी सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं और ये 11:30 बजे का आया हुआ है। ठीक है, 11:30 से लेके 12:25 तक इसके बन गए 55 मिनट्स वेटिंग के। 45 मिनट्स की इसकी सर्विसेज हैं, 35 प्लस तो 110 पे इसकी सर्विसेज कंप्लीट होंगी। अब जो नेक्स्ट पेशेंट है वो 12 बजे का आया हुआ है, उसकी सर्विसेज स्टार्ट हो रही है 1:10 पे। तो उसकी वेटिंग टाइम हो गया 1 घंटा 10 मिनट, यानी कि 70 मिनट्स हो गए। और कंप्लीट कब होगी, 150 पे। पॉइंट समझ के? अब ये जो 150 पे इसकी सर्विसेज स्टार्ट हुई है, आया कितने बजे, 12:30। ठीक है, तो इसको कितनी देर वेट करनी पड़ी, इसको 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 80 मिनट से इसको वेट करनी पड़ी और इसकी सर्विसेज खत्म हुई हैं 2:10 पे। अब डॉक्टर के लिए आइडियल टाइम तो था ही नहीं,
ठीक है, वो तो थ्रू आउट बिजी रहा। तो ये आ गया वेटिंग। अगर हम टोटल वेटिंग देखें तो 340 बनती है, और अगर हम एवरेज वेटिंग देखें तो 340 बाय 8 इट इज़ 42.5। ठीक है, तो मैंने जो सिमुलेशन का चैप्टर है, सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो सिमुलेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।